गांव की रसोई में 3 अमीर बहुओं ने बनाया रात का खाना। रात का समय होता है। पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा हुआ होता है। कहीं लालटेन जल रही थी, कहीं मिट्टी के दिए टिमटिमा रहे होते हैं, तो कहीं किसी के आंगन में मोमबत्ती जल रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। गांव की लगभग हर औरत अपने घर के बाहर बने छोटे से चूल्हे पर खाना बना रही होती है। नेहा भी साड़ी पहनकर अपनी छोटी सी रसोई में लकड़ियों के चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है। बस 2 रोटियां और बन जाए, फिर सबको गर्मा गर्म खाना खिला दूंगी। बहू, ज्यादा मेहनत मत करना, जितना हो जाए उतना ही बना लेना। जी मम्मी जी, बस हो ही गया है। कुछ देर के बाद नेहा खाना थालियों में लगाकर घर के अंदर लेकर आती है। पूरा परिवार नीचे चटाई पर बैठा होता है। सभी लोग हंसी मजाक करते हुए साथ में खाना खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर में रात का समय होता है। ऊंची ऊंची इमारतों में जगमगाती रोशनी फैली हुई होती है। दिव्या और शिल्पा अपने मॉड्यूलर किचन में खाना बना रही थी। इंडक्शन पर रोटियां बन रही होती हैं और ओवन में सब्जी पक रही होती है। टीवी भी चालू होता है। दिव्या, प्लीज चेक द ओवन, द वेजिटेबल मस्ट बी रेडी। या, आई एम चेकिंग। वाओ, डिनर इज रेडी। जस्ट 5 मिनट। लेट्स हैव डिनर क्विकली। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। खाना खत्म होते ही कोई मोबाइल लेकर अपने कमरे में चला जाता है तो कोई लैपटॉप पर काम करने लगता है। पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह गांव में घड़ी में सुबह के 4 बज रहे होते हैं। मुर्गे की बांग सुनाई देती है। पूरा गांव जाग चुका होता है। कमला देवी, मोहन जी, राघव और नेहा सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। बहू, पहले गाय के लिए चारा निकाल लो। जी मम्मी जी। बेटा, दूध निकाल ले, मैं तब तक खेत देख कर आता हूँ। जी पापा। नेहा गाय को चारा डालती है, राघव दूध निकालता है, कमला पूजा करती है। थोड़ी देर बाद नेहा परिवार के लिए नाश्ता बनाने लगती है। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे होते हैं और चारों तरफ चहल पहल रहती है। वहीं दूसरी तरफ शहर में सुबह के 8 बज रहे होते हैं। चारों तरफ बिल्कुल शांति होती है। हर फ्लैट का दरवाजा बंद होता है। न बच्चों की आवाज, न किसी की बातचीत। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। I'm getting late for the office. Same here. Let's leave. अरे जल्दी चलो, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। कुछ ही देर में सभी लोग अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शहर में सभी लोग ऑफिस से लौटकर अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। खाना बनता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरों में मोबाइल और लैपटॉप चलाने लगते हैं। वहीं गांव में फिर से चूल्हा का धुआं उठने लगता है। नेहा रात का खाना बना रही होती है। खाना तैयार होते ही पूरा परिवार चटाई पर बैठकर हंसी मजाक करते हुए खाना खाने लगता है। तभी पड़ोस की एक औरत वहां आती है। नेहा बेटा, आज हमारी सब्जी कम पड़ गई, थोड़ी सी मिल जाएगी? अरे चाची, इसमें पूछने वाली क्या बात है, अभी लाई। नेहा तुरंत कटोरी भरकर सब्जी लाकर उन्हें दे देती है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। आपका आशीर्वाद बना रहे चाची। खाना खत्म होते ही गांव के सभी लोग जल्दी से सो जाते हैं क्योंकि उन्हें अगली सुबह फिर जल्दी उठना होता है। अगली सुबह कमला देवी ऊपर वाली मंजिल से नीचे उतर रही होती हैं। गांव का पुराना 2 मंजिला घर होता है। दीवारों का प्लास्टर कई जगह से उखड़ा हुआ होता है। अचानक उनका पैर सीढ़ियों पर फिसल जाता है। अरे बचाओ। कमला देवी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं। उनकी चीख पुकार सुनकर पूरा परिवार घबरा जाता है। माँ, अरे जल्दी उठाओ, अस्पताल लेकर चलो। राघव और मोहन तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर उनकी जांच करते हैं। देखें, इनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई है। अभी इन्हें कुछ महीनों तक पूरा बेड रेस्ट करना होगा। ये कोई भी भारी काम नहीं कर सकती। घर का सारा काम अब कौन करेगा? घर लौटने के बाद कमला देवी बिस्तर पर आराम कर रही होती हैं। मोहन जी उनके पास बैठे होते हैं। तभी वो अपने दोनों बेटों मयंक और मुकुल को फोन करते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। अब कुछ महीनों तक वो कोई काम नहीं कर पाएंगी। सारा काम अकेली नेहा के ऊपर आ गया है। अगर तुम दोनों अपनी पत्नियों के साथ गांव आ जाओ तो उसे थोड़ा सहारा मिल जाएगा। ठीक है पापा, हम बात करके आपको बताते हैं। फोन रखने के बाद दोनों भाई अपनी पत्नियों से बात करते हैं। हमें कुछ महीनों के लिए गांव जाना पड़ेगा। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। What? I can't stay in a village. There are no facilities. शिल्पा, हमें भी गांव चलना होगा। No way. I can't live there for a month. शादी के बाद तुम हमेशा हमारे साथ शहर में रही हो। पहली बार पापा ने मजबूरी में बुलाया है। अगर तुम गांव नहीं चलोगी तो हम हमेशा के लिए वहीं रहने लगेंगे, फिर शहर वापस नहीं आएंगे। No, ऐसा मत कहो। ठीक है, कुछ महीनों की बात है, हम चलेंगे। अच्छा है, फिर कल सुबह गांव के लिए निकलते हैं। अगली सुबह मयंक, मुकुल, दिव्या और शिल्पा अपनी कार में बैठकर गांव के लिए निकल जाते हैं।
जैसे जैसे शहर पीछे छूटता जाता है वैसे वैसे चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची सड़कें और आम के बड़े बड़े पेड़ दिखाई देने लगते हैं। गांव की ठंडी हवा कार की खिड़कियों से अंदर आ रही होती है। देखो, हमारा पूरा बचपन इन्हीं खेतों की गलियों में बीता है। यहाँ हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे। और याद है सामने वाले आम के बाग में चढ़कर कितने आम चुराते थे, फिर मालिक अंकल डंडा लेकर हमारे पीछे दौड़ते थे। हाँ और हम लोग खेतों में छिप जाते थे। We have never experienced anything like this. We have lived in the city since childhood. My father had such a big business that even during childhood, 2 bodyguards were always with us. We were never allowed to roam outside alone. Honestly, I have never even visited a village before. Even my grandparents never lived in one. अगर तुम्हें गांव का असली लाइफस्टाइल पसंद आ गया ना तो एक दिन शहर को भूल जाओगी, फिर यही सोचोगी कि काश हमारा बचपन भी गांव में बीतता। Impossible. हमारा बचपन बिल्कुल परफेक्ट था. We don't regret anything. कुछ देर बाद कार शर्मा परिवार के घर के सामने आकर रुकती है। घर के बाहर ताजा गोबर पड़ा होता है। जैसी दोनों बहुएं अपनी महंगी हील्स पहनकर कार से उतरती हैं, बदबू उनकी नाक तक पहुंच जाती है। Oh my God! What is the smell? Ew! मेरी हील्स तो गंदी हो जाएगी। छी, कितनी गंदगी है यहाँ। I can't already tolerate this smell. तभी दिव्या के हाथ से उसका महंगा पर्स नीचे गिर जाता है। वो उसे उठाने के लिए झुकती है। उसी समय पास में खड़ा गांव का कुत्ता बिल्लू दौड़ कर आता है और उसके पर्स पर टॉयलेट कर देता है। Oh my God! What the hell? Ew! That's disgusting. आसपास खड़ी गांव की औरतें ये देखकर हंसने लगती हैं। दोनों बहुओं ने महंगे ब्रांडेड कपड़े, लंबी लंबी हील्स और स्टाइलिश चश्मे पहने रखे होते हैं। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वो बहुत अमीर घर से हैं। अरे बिल्लू अरे बिल्लू ने तो अमीर बहुओं का स्वागत ही कर दिया। अरे बहन, इससे बढ़िया गृह प्रवेश और क्या होगा। सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। दोनों बहुएं शर्म और गुस्से से अपना सामान उठाकर घर के अंदर चली जाती हैं। घर के अंदर पहुंचते ही नेहा दोनों का स्वागत करती है। पूरे दिन नेहा अकेली ही रसोई में लगी रहती है। वो सबके लिए नाश्ता, चाय और खाना बनाती रहती है। दूसरी तरफ दिव्या और शिल्पा कभी फोन चलाती रहती हैं तो कभी गांव की कमियां निकालती रहती हैं। यहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं है। कितनी गर्मी है। सीरियसली, आई एम स्वेटिंग। कभी दोनों कूलर के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं तो कभी सोफे पर बैठकर मोबाइल चलाने लगती हैं। घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती। देखते ही देखते शाम हो जाती है। नेहा अकेले ही पूरे परिवार के लिए खाना बनाने लगती है। अब घर में लोगों की संख्या बढ़ चुकी थी, इसलिए उसका काम भी पहले से 2 गुना हो गया था। फिर भी वो बिना किसी शिकायत के लगातार काम करती रहती हैं। तभी जैसे ही नेहा बैंगन का चोखा बनाने के लिए चूल्हे की तरफ बढ़ती है, अचानक पूरे गांव की बिजली चली जाती है। लो जी, मुझे तो पहले से ही पता था। मैं तो बस इसी का इंतजार कर रही थी कि कब बिजली आएगी। वेलकम टू विलेज लाइफ। नेहा बिना कुछ बोले तुरंत लालटेन जलाती है और उसी की रोशनी में खाना बनाना शुरू कर देती है। अगली सुबह भी नेहा अकेली ही पूरे परिवार का नाश्ता और दोपहर का खाना तैयार करती है। कमला देवी बिस्तर पर लेटी लेटी ये सब देख रही थीं। उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है कि घर में इतने लोग होने के बावजूद सारी जिम्मेदारी अकेली नेहा निभा रही है। शाम को कमला देवी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती हैं। बेटा, तुम दोनों यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आई हो, तुम्हें भी घर का काम करना होगा। हम ऐसी गंदी जगह पर काम नहीं कर सकते। घर के बाहर बनी रसोई में हम खाना कैसे बनाएंगे? एंड yesterday there was no electricity. किसने कहा कि यहाँ बिजली नहीं आती? जब बिजली जाती है तो पूरे गांव की जाती है। हमारा घर कोई अलग नहीं है। और अगर रात में दिक्कत होती है तो सुबह का खाना बना लिया करो। सुबह इतनी गर्मी होती है कि पसीने में खाना बनाना हमारे बस की बात नहीं है। कुकिंग इज नॉट अवर थिंग। खाना नेहा बना लिया करेगी, हम किसी और काम में मदद कर देंगे। दोनों बहुएं कमला देवी के मुंह पर साफ साफ मना कर देती हैं। नहीं, खाना तो तुम्हें बनाना ही होगा। कम से कम एक वक्त का खाना तो तुम दोनों ही बनाओगी। अगली शाम नेहा के दाएं हाथ पर पट्टी बंधी होती है। सब लोग बैठक में बैठे होते हैं। आज रात का खाना तुम दोनों को बनाना होगा। नेहा के हाथ पे चोट लगी है, वो खाना नहीं बना सकती। वो सिर्फ एक हाथ से सबको खाना परोस देगी। ये सुनते ही दिव्या और शिल्पा एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। व्हाट? रात का खाना हमें बनाना होगा? बट हमने कभी गांव की रसोई में खाना नहीं बनाया। कल तुमने मम्मी के सामने साफ साफ मना कर दिया था। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम यहाँ भाभी की मदद करने आई हो या उनका काम बढ़ाने? देख नहीं रहा कि घर में कितने लोग हैं? दोनों बहुएं चुप होकर खड़ी रह जाती हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अब गांव की रसोई में उतरने से बचना आसान नहीं होगा। शाम को नेहा सारी तैयारी करके चूल्हे के पास रख देती है। दिव्या और शिल्पा मन मारकर घर के बाहर बनी रसोई में आ जाती हैं। दोनों पहले चूल्हे के पास रखी पटरी पर बैठ जाती हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं।
चलो जल्दी खत्म करते हैं, यहाँ 1 मिनट भी रुकने का मन नहीं कर रहा। आई जस्ट होप एवरीथिंग गोज स्मूथली। तभी जैसे ही दोनों खाना बनाना शुरू करती हैं, अचानक पूरे गांव की बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ओह नो, अब हम खाना कैसे बनाएंगे? लाइट ही चली गई। दैट्स इट, कुकिंग इज कैंसल्ड। लेट्स ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड। बेटा ये तुम्हारा शहर नहीं गांव है, यहाँ खाना बाहर से नहीं आता, घर पर ही बनता है। खाना तो आज यही बनेगा। बहू जरा लालटेन मोमबत्ती और दिए जलाकर रख दो यहाँ पे। जी मम्मी जी। नेहा तुरंत लालटेन जलाकर चूल्हे के पास रख देती है। 2 मोमबत्तियां और एक मिट्टी का दिया भी जला देती है। पूरी रसोई हल्की पीली रोशनी से जगमगा उठती है। लो बेटा अब आराम से खाना बनाओ, रोशनी की चिंता मत करो। दोनों बहुएं मजबूरी में खाना बनाना शुरू कर देती हैं। चूल्हे की तेज आंच से उनके चेहरे पर लगातार पसीना बह रहा था। ओह माय गॉड, यहाँ कितनी गर्मी है। दिव्या रोटी सेकने की कोशिश करती है, तभी उसका हाथ तवे से छू जाता है। मेरा तो हाथ जल गया। ये पंखा भी कोई हवा नहीं दे रहा, यहाँ इंडक्शन भी नहीं है। मेरा हाथ भी जल गया, बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं वरना मम्मी जी का टाइम बम फटने वाला है। काफी संघर्ष के बाद दोनों जैसे तैसे रोटियां, दाल और सब्जी तैयार करती हैं। फिर थालियां उठाकर घर के अंदर चली जाती हैं। अंदर नेहा सब्जी की कटोरी और पानी के गिलास रख रही होती है। पूरा परिवार हमेशा की तरह चटाई पर बैठा होता है। दिव्या और शिल्पा सभी को खाना परोस देती हैं। जैसे ही सब लोग खाने की तरफ देखते हैं, सभी के चेहरे उतर जाते हैं। एक तरफ रोटियां आधी जली हुई होती हैं, दूसरी तरफ सब्जी आधी कच्ची और दाल के ऊपर पानी अलग तैर रहा होता है। बेटा आज पहली बार खाना बनाया है क्या? नहीं मम्मी जी, शहर में भी तो खाना हम ही बनाते हैं। अच्छा तो तुम लोग वहाँ भी ऐसा ही खाना खाते हो? अरे मम्मी, वहां खाना बनता ही कहाँ है। आधे से ज्यादा खाना तो बाहर से आता है, और जो घर पर बनता है वो भी ओवन में पैकेट वाला खाना ही होता है। अरे सच कहूँ तो हमें असली खाने का स्वाद तो गांव में आकर ही मिला है। इन्हें कभी ढंग से खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ हमारी बुराई कर लो। एक तो तुम्हारे लिए मेहनत करके खाना बनाया, ऊपर से हमारी ही गलती निकाल रहे हो। थोड़ा अप्रिशिएट भी कर सकते हो। सभी लोग बिना कुछ बोले वही कच्चा पक्का खाना खा लेते हैं। उसी रात पूरी रात बिजली नहीं आती। सुबह तक समरसेबल भी बंद रहता है। घर में पानी की टंकी लगभग खाली हो चुकी थी। सभी लोग नहाने को तौलिया लेकर खड़े हुए थे। इतनी गर्मी है, हम नहाएंगे कैसे? यहाँ तो नहाने की भी कोई सुविधा नहीं है। गांव की जिंदगी की इतनी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ नहीं रहे तो पछताओगे। हम तो यहाँ आकर ही पछता रहे हैं। सीरियसली, हु वांट्स टू लिव लाइक दिस? नो फैसिलिटीज एट ऑल। नेहा उनकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। चलिए मैं आप दोनों को कुछ दिखाती हूँ। नेहा दोनों बहुओं को खेतों की तरफ ले जाती है। थोड़ी देर में तीनों भाई भी वहां पहुंच जाते हैं। खेतों के बीच एक बड़ा ट्यूबवेल चल रहा होता है, जिससे बर्फ जैसा ठंडा पानी तेज धार में निकल रहा होता है। हाँ यही है हमारा गांव वाला शावर। तीनों भाई सबसे पहले ट्यूबवेल के नीचे जाकर नहाने लगते हैं। ठंडे पानी के छींटे चारों तरफ उड़ रहे होते हैं। आइए आप दोनों भी आइए। पहले तो दोनों बहुएं हिचकिचाती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ट्यूबवेल के नीचे चली जाती हैं। जैसे ही ठंडा पानी उनके ऊपर गिरता है, दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। वाओ, ये तो मिनी स्विमिंग पूल जैसा है। कितना ठंडा और फ्रेश पानी है। समझ लो यहाँ हमारा गांव का मिनी स्विमिंग पूल है। कुछ देर में सभी लोग बच्चों की तरह पानी में मस्ती करने लगते हैं। खूब हंसी मजाक होता है। पहली बार दिव्या और शिल्पा गांव की किसी चीज का खुलकर आनंद ले रही होती हैं। नहाने के बाद सभी लोग पास के बड़े नीम के पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। चारों तरफ हरे भरे खेत लहरा रहे थे। हल्की हल्की हवा चल रही होती है। नेहा सबके लिए ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। यहाँ बैठकर तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। शहर में इतनी शांति और इतनी ताजी हवा कभी महसूस नहीं होती। अरे अभी तो गांव की असली खूबसूरती देखना बाकी है। दोनों बहुएं पहली बार गांव के प्राकृतिक माहौल का आनंद लेने लगती हैं। उनके चेहरे पर अब शिकायतों की जगह हल्की सी मुस्कान दिखाई देने लगती है। अगली शाम नेहा के हाथ पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। रसोई की बारी फिर से दिव्या और शिल्पा की होती है। दोनों रसोई की तरफ जाते जाते नेहा के हाथ को ध्यान से देखने लगती हैं। परसों शाम तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक इतनी बड़ी चोट कैसे लग गई? ये इट्स लुक अ लिटिल सस्पिशियस। वो चोट तो कभी भी लग सकती है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम दोनों अपने काम से काम रखो। उसके हाथ में चोट लगी है इसलिए वो खाना नहीं बनाएगी। आज भी रात का खाना तुम दोनों ही बनाओगी। एक दिन पहले दोपहर का समय होता है। कमला देवी अपने कमरे में बैठी होती हैं। वहां नेहा को अपने पास बुलाती हैं। नेहा बेटा इधर आ। जी मम्मी जी।
ये दोनों बहुएं इतनी आसानी से रात का खाना बनाना शुरू नहीं करेगी, हमें कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। मम्मी जी रहने दीजिए ना, वो शहर से आई हैं, शायद उन्हें चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता होगा। शहर से आई हो तो क्या हुआ, खाना बनाना तो हर लड़की को आना चाहिए। यहाँ कोई महारानी बनकर नहीं रहेगी, ये घर का काम सब बराबर करेंगे। कमला देवी अपने पास रखा फर्स्ट एड बॉक्स खोलती हैं, उसमें से एक पट्टी निकालती हैं और नेहा के हाथ पर हल्के से बांध देती हैं। मम्मी जी ये क्या कर रही हैं? अब बस देखती हूँ ये दोनों कितने दिन बहाने लगाती हैं। दिव्या और शिल्पा मजबूरी में फिर से चूल्हे के सामने खड़ी हो जाती हैं। दोनों पसीने में भीगते हुए जैसे तैसे रात का खाना तैयार करती हैं। कुछ देर बाद पूरा परिवार चटाई पर बैठकर खाना खाने लगता है। तभी पड़ोस के 3-4 छोटे बच्चे दौड़ते हुए वहां आते हैं। नेहा भाभी, आज हमें भी आपके घर का खाना खाना है और हमें तो आपके हाथ का खाना ही खाना है, आप ही हमें खिलाइए। ये सुनकर दिव्या और शिल्पा एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। खाना तो हमने अपने परिवार के लिए बनाया है, तुम लोग अपने घर जाकर खाओ ना। बेटा, किसी भूखे को कभी मना नहीं करते, ये बच्चे अपने ही गांव के हैं, हमारे लिए अपने परिवार जैसे हैं, इनके लिए भी खाना बनेगा। मतलब अब फिर से खाना बनाना पड़ेगा? हाँ बेटा, जितनी जरूरत हो उतना खाना बनाना जरूरी पड़ता है ना। दोनों बहुएं मन मारकर फिर से रसोई में चली जाती हैं। दोबारा चूल्हा जलाती हैं, रोटियां बेलती हैं। गर्मी और धुएं के बीच उनका फिर से पसीने से बुरा हाल हो जाता है। थोड़ी देर बाद बच्चे भी सबके साथ चटाई पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। पूरा परिवार बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए खाना खा रहा होता है, लेकिन दिव्या और शिल्पा के चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही होती है। अपने घर के लिए खाना बनाओ, फिर पूरे गांव के लिए भी बनाओ। सीरियसली, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज दिस? सिटी लाइफ इज मच बेटर, नोबडी इंटरफेयर्स इन एनीवन लाइफ देयर। यहाँ तो हर समय कोई ना कोई आ ही जाता है। गांव में रहते हुए दिव्या और शिल्पा हर समय अपने अमीर होने का रौब झाड़ती रहती हैं। वो नेहा को गरीब और गंवार समझती हैं। क्या नेहा दिव्या और शिल्पा की आंखों से अमीरी की पट्टी हमेशा के लिए हटा पाएगी? क्या वो परिवार की असली अहमियत समझ पाएंगी? एक दिन सुबह नेहा अपने कमरे की सफाई कर रही होती है। साइड टेबल पर एक बेहद खूबसूरत ब्रांडेड हैंडबैग रखा होता है। नेहा उसे उत्सुकता से उठाकर देखने लगती है। वाह, कितना सुंदर बैग है। तभी दिव्या कमरे में आ जाती है। दीदी, आपने मेरे बैग को छूने की हिम्मत कैसे की? मैं तो बस देख रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। पता भी है कितने लाखों का बैग है? आप जैसे लोगों को ऐसी चीजें दूर से ही देखनी चाहिए, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, या फिर कहीं से चुराने का प्लान तो नहीं था। नेहा चुपचाप बैग वापस रख देती है। वो दिव्या की किसी बात का जवाब नहीं देती। उसके बाद भी दिव्या और शिल्पा हर छोटी छोटी बात पर अपनी अमीरी का दिखावा करती रहती हैं। देखो, ये 2 लाख रुपए का फोन है। ऐसा आईफोन शायद तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। और इसे खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने तो शायद तुम्हारे पास कभी भी नहीं होंगे। नेहा हमेशा की तरह मुस्कुराकर चुप रह जाती है। वो जानती थी कि इंसान की कीमत उसके महंगे सामान से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और संस्कार से होती है। अगली सुबह दिव्या और शिल्पा तैयार होकर घर के बाहर आंगन की गलियों में टहल रही थीं। थोड़ी दूर पर गांव की 4-5 औरतें आपस में खड़ी होकर बातें कर रही थीं। सभी ने साधारण सूती साड़ियां पहन रखी होती हैं। दिव्या और शिल्पा उन्हें देखकर धीरे धीरे हंसने लगती हैं। पता नहीं यहाँ की औरतें कैसे 2 रुपए वाली साड़ियाँ पहनती हैं। Seriously, there is no fashion sense in the village. Everyone looks so outdated. यहाँ तो सब एकदम गंवार लोग रहते हैं। उनकी बातें पास खड़ी एक औरत सुन लेती है। वो गुस्से में उनके सामने आ जाती है। ए लड़की, क्या कहा तूने? हम लोगों को कपड़े पहनने की तमीज नहीं है? शहर जाकर 4 अक्षर क्या पढ़ लिया? अपने आप को बहुत बड़ी मास्टर नहीं समझने लगी? तुम दोनों शहर से आई हो, इसका मतलब ये नहीं कि गांव वालों को मजाक उड़ाओगे। गांव की सभी औरतें मिलकर दिव्या और शिल्पा की खूब क्लास लगा देती हैं। दोनों की अमीरी की हेकड़ी कुछ देर के लिए निकल जाती है। दोनों बिना कुछ बोले वहां से वापस घर आ जाती हैं। उसी दिन दोपहर को नेहा आंगन में घर का काम कर रही होती है। तभी गांव की 2 औरतें उसके घर आती हैं। नेहा बेटा, तुम्हारी जो खेत वाली जमीन है ना, जिस पर हम खेती कर रहे हैं, वहाँ फसल तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अब उसमें थोड़ा खाद डालना पड़ेगा। आंटी, मैं पापा से कहकर आपको खाद के पैसे दिलवा दूंगी। जो सबसे अच्छी खाद लगे वो ही डालिए। मुझे खेती की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फसल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये बात सुनते ही पास बैठी दिव्या और शिल्पा के कान खड़े हो जाते हैं। क्या नेहा दीदी के पास अपनी जमीन भी है? हाँ, शादी में इनके मायके वालों ने इन्हें काफी जमीन दी थी, इतनी कि तुम दोनों सोच भी नहीं सकती। हम तो इन्हें गरीब समझते थे, मतलब ये तो काफी अमीर निकली। लेकिन लगता है इनके माँ बाप ने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया होगा।
अगली दोपहर नेहा पूरे मन से घर का काम कर रही होती है। दूसरी तरफ दिव्या और शिल्पा सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रही होती है। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर शरारती मुस्कान देती हैं। चलो आज इसे थोड़ा परेशान करते हैं। गुड आइडिया। दोनों जानबूझकर ऊंची आवाज में अंग्रेजी में बातें करना शुरू कर देती हैं ताकि नेहा को नीचा दिखा सकें। Oh my God, look at this village. How can we even live here? And look at her. She is still cooking on a mud stove. So outdated. Village life is so boring. दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। नेहा अपना काम रोक देती है। वो उनकी तरफ देखती है और बिल्कुल शांत आवाज में अंग्रेजी में जवाब देती है। Don't judge a person by where they live. Real class is shown by behavior, not by location. नेहा की फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर दिव्या और शिल्पा एकदम हैरान रह जाती हैं। क्या इसे भी अंग्रेजी आती है? ये पढ़ी लिखी भी है और अमीर भी। अमीरी सिर्फ महंगे ब्रांडेड कपड़े, महंगे फोन और लाखों की पर्स दिखाने से नहीं होती। असली अमीरी अच्छे संस्कार, परिवार की इज्जत और अपनों को साथ लेकर चलने में होती है। मैं तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने संस्कार भूल जाऊं। नेहा की बातें सुनकर दिव्या और शिल्पा बिल्कुल चुप हो जाती हैं। पहली बार उनके पास नेहा की किसी बात का कोई जवाब नहीं होता। दोनों शर्मिंदगी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। अगली सुबह नेहा आंगन में सब्जियां साफ कर रही होती है। तभी एक लग्जरी कार घर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से एक सूट बूट पहना हुआ आदमी हाथ में कुछ फाइलें लेकर उतरता है। गांव वाले भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। नेहा दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया, आइए। सर ने आपके लिए कुछ पेपर भेजे हैं, बस इन पर आपके साइन चाहिए। अच्छा दीजिए। नेहा बिना किसी घमंड के उन कागजों पर साइन कर देती है। दीदी आपके नाम पर इस गांव में कुछ और जमीन खरीदी गई है, अब उसके सारे कागज पूरे हो गए हैं। अच्छा ठीक है, पापा को बोलिएगा, मैं बाद में बात कर लूंगी। मैनेजर वहां से चला जाता है। यह सब देखकर दिव्या और शिल्पा एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। यार ये तो हमारी जितनी ही अमीर निकली। सच कहूँ तो हम अपने आप को ही सबसे बड़ा समझ रहे थे, लेकिन दीदी तो हमारे लेवल से एक कदम आगे है। उस दिन के बाद दिव्या और शिल्पा का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। अब वो गांव के माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करती हैं। नेहा भी पूरे प्यार से उन्हें गांव के तरीके से खाना बनाना सिखाने लगती है। पहले सब्जियां ऐसे काटते हैं, फिर मसाले सिलबट्टे पर पीसते हैं, इससे स्वाद अलग ही आता है। ओह, इसलिए यहाँ की चटनी इतनी टेस्टी होती है। मुझे भी सिलबट्टे पर पीसना सिखाइए ना। नेहा दोनों को चूल्हे पर रोटी सेकना, सिलबट्टे पर चटनी पीसना और गांव के पारंपरिक व्यंजन बनाना सिखाती है। धीरे धीरे तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने लगती है। कुछ दिनों बाद तीनों बहुएं मिलकर रात का खाना बना रही थीं। इस बार खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। रात को पूरा परिवार हमेशा की तरह चटाई पर बैठकर खाना खाने लगता है। लगता है आज खाने में नेहा के हाथ लगे हैं, तभी इतना स्वाद आ रहा है। नहीं मम्मी जी, अब तो दिव्या और शिल्पा भी बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हैं। मम्मी जी, ये सब दीदी की वजह से है। इन्होंने हमें इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया है। अब तो हमें भी चूल्हे की रोटी पसंद आने लगी है। वाह, अब तो मेरी तीनों बहुएं कमाल की रसोइया बन गई हैं। खाना खाने के बाद पूरा परिवार गांव की गलियों में टहलने के लिए निकल जाता है। बच्चे खेल रहे हैं, गांव की औरतें चौपाल पर बैठकर हंसी मजाक कर रही हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। रात को सभी लोग घर की छत पर चारपाइयां बिछाकर सोने चले जाते हैं। अरे चलो आज अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ मैं शुरू करता हूँ। सभी लोग हंसते गाते अंताक्षरी खेलते हैं। बीच बीच में मोहन जी अपने बचपन और गांव की पुरानी मजेदार कहानियां भी सुनाते हैं। पूरी रात हंसी मजाक में गुजर जाती है। धीरे धीरे दिव्या और शिल्पा को भी गांव की जिंदगी से प्यार होने लगता है। अब वो बिना किसी शिकायत के दोनों समय का खाना बनाती, खेतों में जाकर नेहा की मदद करती हैं, ताजी सब्जियां तोड़ती हैं, गांव के साप्ताहिक बाजार से कम दाम में सामान खरीदती हैं। यार यहाँ की ताजी सब्जियों का स्वाद ही अलग है, और बाजार में इतनी सस्ती चीजें मिलती है, शहर में तो सोच भी नहीं सकते। अब उन्होंने अपनी असली खुशी गांव की छोटी छोटी बातों में ढूंढ ली होती है। एक दिन शाम को तीनों बहुएं मिलकर रसोई में खाना बना रही थी। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देख रही होती हैं। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरे घर में 3 अमीर बहुएं आएंगी और एक साथ हंसते हुए रसोई में खाना बनाएंगी। तीनों बहुएं मुस्कुरा देती हैं। कुछ दिनों बाद नेहा रसोई में काम कर रही थी। अचानक उसे चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है। दीदी जल्दी पानी लाओ। अरे जल्दी अस्पताल लेकर चलते हैं। पूरा परिवार नेहा को अस्पताल लेकर पहुंचता है। डॉक्टर जांच करने के बाद मुस्कुराने लगते हैं। बधाई हो, नेहा माँ बनने वाली है। यह खबर सुनते ही पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भगवान आज मेरी सारी खुशियां पूरी कर दी। अरे आज तो पूरे घर में मिठाई बटेगी।
जब यह खुशखबरी नेहा के मायके पहुंचती है तो अगले ही दिन कई लग्जरी गाड़ियां शर्मा परिवार के घर के बाहर आकर रुकती हैं। नेहा के माता पिता पूरे परिवार से मिलने आते हैं। उनके साथ कई सारे सुंदर उपहार भी होते हैं। किसी के लिए सोने की चेन, किसी के लिए अंगूठी, कमला देवी के लिए रेशमी साड़ी, मोहन जी के लिए महंगी घड़ी और घर के सभी सदस्यों के लिए ढेर सारे उपहार। आपने इतना सब क्यों किया? यह हमारी बेटी का घर है, यहाँ जो भी है वो हमारा अपना परिवार है। ये सब देखकर दिव्या और शिल्पा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं। यार दीदी तो हमसे भी ज्यादा अमीर है और हमने बिना जाने इन्हें कितना जज किया। सच है, किसी इंसान को उसके कपड़ों, रहन सहन या रहने की जगह देखकर कभी जज नहीं करना चाहिए, पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। दोनों बहुएं आगे बढ़कर नेहा को गले लगा लेती हैं। पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान होती है और गांव का वो छोटा सा घर खुशियों से भर जाता है। कुछ दिनों बाद कमला देवी को आखिरी चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उनकी सभी रिपोर्ट्स देखकर मुस्कुरा देते हैं। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, धीरे धीरे चल फिर सकती हैं और थोड़ा थोड़ा घर का काम भी कर सकती हैं। अगर बिल्कुल आराम ही करती रहोगी तो शरीर पर उल्टा असर पड़ेगा। साथ में रोज थोड़ी एक्सरसाइज भी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहेब। अरे चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। 2 दिन बाद मयंक और मुकुल शहर वापस जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर देते हैं। घर के बाहर सभी लोग बैग लेकर खड़े हैं, लेकिन इस बार दिव्या और शिल्पा की आंखों में आंसू होते हैं। मम्मी जी, हमें यहाँ बहुत मजा आया। हम आए थे तब हमारे मन में गांव को लेकर बहुत गलत सोच थी, लेकिन अब हम यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। हमें लगता था गांव का जीवन बहुत मुश्किल और बेकार होता है, लेकिन यहाँ आकर गांव की रसोई में खाना बनाकर, लोगों का प्यार देखकर अब हमारा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है, जब मन करे चलिए आना। अरे चलो भी यहाँ से, पहले तो आने का मन नहीं था और अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। अरे अगर ऐसे ही खड़े रहे तो ट्रेन छूट जाएगी। सभी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। दोनों बहुएं आंसू पोंछती हैं और जाने के लिए मुड़ती हैं। तभी अचानक नेहा को तेज चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। अरे नेहा! अरे भाभी, आंखें खोलिए। अरे जल्दी गाड़ी निकालो, अस्पताल लेकर चलो। पूरा परिवार नेहा को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचता है। डॉक्टर जांच करने के बाद गंभीर हो जाते हैं। इनकी प्रेगनेंसी में कुछ जटिलताएं हैं, शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इन्हें पूरी प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट करना होगा। किसी भी तरह का घर का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। जी डॉक्टर साहब, हम पूरा ध्यान रखेंगे। घर लौटने के बाद नेहा अपने कमरे में आराम कर रही थी। कमला देवी उसके पास बैठ जाती हैं। कोई बात नहीं बेटा, अब तुझे किसी काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन मम्मी जी, अब तो सिर्फ अपना और मेरे होने वाले पोता पोती का ध्यान रखेगी। ये सब देखकर दिव्या और शिल्पा एक दूसरे की तरफ देखती हैं। दोनों बिना कुछ बोले फैसला कर लेती हैं। मम्मी जी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या? हम अपनी जेठानी जी को ऐसे समय में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। जब जब हमें इनकी जरूरत पड़ी, दीदी हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। अब हमारी बारी है। कुछ दिन पहले दिव्या को तेज बुखार हो गया था। पूरी रात नेहा उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रही थी और उसकी दवा समय पर देती रही थी। दीदी आप सो जाइए, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। दूसरे दिन शिल्पा के पैर में हल्की मोच आ गई थी। नेहा ने उसे एक भी काम नहीं करने दिया और पूरा घर अकेले संभाल लिया। दीदी मैं काम कर देती हूँ। नहीं, पहले तुम्हारा पैर ठीक हो जाए। हमारी टिकट कैंसिल कर दो, हम नहीं जा रहे। हाँ, अब हम तभी जाएंगे जब दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अपने भतीजे या भतीजी का चेहरा भी देख लेंगे। अब लग रहा है मेरी पत्नी सच में बदल गई है। हमें तुम दोनों पर बहुत गर्व है। तुम तीनों बहुओं ने साबित कर दिया कि असली संस्कार मुसीबत में परिवार का साथ निभाने में होते हैं, न कि मुश्किल समय में उन्हें छोड़कर चले जाने में। इसके बाद दिव्या और शिल्पा पूरे मन से नेहा की सेवा करने लगती हैं। समय पर दवा देना, फल खिलाना, डॉक्टर के पास ले जाना, अब दोनों हर जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाती हैं। कुछ महीनों बाद पूरे गांव में नेहा की गोद भराई का फंक्शन रखा जाता है। घर के बाहर बड़ा सा टेंट लगाया जाता है। पूरा गांव निमंत्रित होता है। चूल्हे पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बन रहे होते हैं और चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। दीदी आज आपका फोटोशूट बिल्कुल शहर वाले स्टाइल में करेंगे और गाँव की खूबसूरती भी इसमें दिखेगी। दोनों मिलकर नेहा को सुंदर तरीके से तैयार करती हैं। खेतों के बीच, पेड़ों के नीचे और आंगन में उसकी खूबसूरत तस्वीरें खींचती हैं और फिर तीनों बहुएं एक साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाती हैं। बहुएं हो तो ऐसी जो एक दूसरे को बहन बनाकर रखे। भगवान हर घर को ऐसी बहुएं दे। पूरा परिवार एक साथ खड़ा होता है। सबके चेहरों पर खुशी होती है। गांव के लोग भी तीनों बहुओं की एकता और प्यार की खूब तारीफ करते हैं। क्या अमीर होने का मतलब सिर्फ महंगी गाड़ी और बड़ा घर है, या असली अमीरी इंसानियत, संस्कार और दूसरों की मदद करने में होती है?